आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिंपनी के स्टॉक को। तो ये सिंपनी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और ये इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सब सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपनी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका स्टॉक प्राइस अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो लास्ट अगर 1 ईयर की बात करते हैं तो हाई था इसका 1881 और लो था 939 और करंट प्राइस है 962। क्या इसमें हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस स्टॉक की तो ऑल टाइम का अगर मैं यहाँ पे ग्राफ लेके आ जाता हूँ इसका, तो इसने ऑलरेडी अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न इसने बना के दिए। तो जब इसमें रैली आना स्टार्ट हुआ था तो इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1250% मतलब 12 टाइम्स इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे पैसा बना के दिया है। अब जब इतना रिटर्न ये कंपनी यहाँ पे दे चुकी है तो कंसोलिडेटेड थोड़ा सा फेज में आती है और एक बार फिर से इसमें यहाँ पे रैली आती है। तो यही जो हाई था वो यहाँ पे बना था, देखो ये जो लास्ट 52 वीक का हाई है वो यहाँ पे बना था 1874, वो उसके आसपास है ना, लाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उससे इतना हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, आगे हम यहाँ पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसके चार्ट की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे आते हैं ना। अब ये ऑल टाइम इसका क्या हाई था, अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करता हूं तो यहाँ पे इस कंपनी ने बनाया था वो था लगभग 2202 रुपया ना। तो ये जो ऑल टाइम हाई है इस कंपनी का, तो वहां से देखो ये कितना परसेंटेज डाउन अभी। अगर मैं यहां से देखो लास्ट 52 वीक की बात करता हूं तो वहां से भी एक कंपनी ऑलमोस्ट मेरे पास 50% डाउन है। और ऑल टाइम हाई से अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो मैं यहीं से ले लेता हूं इसका ऑल टाइम हाई से, तो ये कितनी परसेंटेज अभी डाउन है कंपनी, ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 57 के आसपास ये डाउन है। अब इसके अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इनको हटा देता हूं एक बार, तो ये इसमें ट्रेड लेना या नहीं लेना वो हम देखते हैं। अगर ये वापस यहां से जाती है कंपनी, वापस अगर ये मेरा रिसेंट जो हाई था जहां से गिरना स्टार्ट किया था वहां तक जा रही है तो कितना है 92% का गेन है। और ये ऑल टाइम हाई तक कंपनी जाएगी तो कितना आएगा 130%। तो क्या हमें इसमें ट्रेड लेना या नहीं लेना, उसके लिए देखो अभी स्टॉक हमारा जबरदस्त यहां सपोर्ट पे खड़ा है। आप इसका सपोर्ट यहां पे देख सकते हो, ये जो इसका सपोर्ट है उसी सपोर्ट पे ये खड़ा है। यहां पे इसका है सपोर्ट, इधर भी ये पूरा सपोर्ट जोन है, यहां पे भी था सपोर्ट और यहां पे भी सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट से जब ये चलता है स्टॉक, यहां से देखो कितना परसेंटेज का गेन दिया था, ऑलमोस्ट 68%। देन वापस डाउन आता है और यहां से जब चलता तो कितना दे देता ये गेन, इसका गेन थोड़ा सा यहां पे कितना जो 126% का गेन दे देता ये। देन वापस इस सपोर्ट से चलता है तो 56% का गेन, और अगेन जब यहां से चलता है तो कितना आ जाता है 65% या 60% गेन, और यहां पे अगेन एक बार ये रिटर्न दे देता है मुझे ऑलमोस्ट 90% का गेन। तो उसी सपोर्ट पे वापस खड़ा, तो ऑलमोस्ट मैं देख सकता हूं मुझे मिनिमम यहां पे 56% का गेन है और हाईएस्ट यहां पे कितना बना था 126% का गेन है। तो 60 से लेके 120% तक का ये गेन हमें दे के जा सकता है और अच्छे खासे सपोर्ट पे ये खड़ा है। और 1 ईयर के चार्ट पे अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस स्टॉक में, तो जो यहाँ पे इसने लो बनाया था उसी लो को ये छुआ और वहीं पे ये कंसोलिडेट हो रहा है और यहाँ से वापस इसको ऊपर ही जाना है। और ये नीचे कितना आ सकता है वो भी हम देख सकते हैं। तो इसके अगर एक दो सपोर्ट में और देखता हूं तो एक सपोर्ट यहां पे और थोड़ा सा एक रेंज बनेगी जहां पे अगर ये डाउन आना चाहेगा स्टॉक, तो ये यहां इस रेंज तक आ सकता है अगर ये आना चाहे तो ना। यहां पे ये लाइन है इस सपोर्ट पे, तो ये खड़ा ही है स्टॉक। एंड दूसरा एक यहां पे हमारे पास में ये सपोर्ट बन रहा है, उसी पे ये है। देन यहां पे भी इसी सपोर्ट पे ये काम कर रहा है अभी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये जबरदस्त सपोर्ट पे यहां पे खड़ा है स्टॉक, नीचे आने के चांसेस इसके बहुत यहां पे कम है। अगर ये इनकेस नीचे आता भी है तो ये इस रेंज तक आ सकता है। अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इस रेंज में आ सकता है। तो ये भी हमारे लिए पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, ये बाइंग जोन हमारे लिए। हो सकता है स्टॉक यहां से ऊपर जाए या फिर वो डायरेक्ट अब यहां से भी ऊपर ऐसे होते होते जा सकता है। अब इस स्टॉक में अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो एक बात और बता देता हूं, जिसको अगर लास्ट तक नहीं वीडियो देखना तो आप इतना देख लो, स्टॉक जबरदस्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड इसकी रहेगी। कूलर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये, और इंडिया में भी ये एक जबरदस्त कंपनी है यहाँ पे ना, तो इसका डिमांड रहेगा। गर्मी इंडिया में इतनी ज्यादा पड़ती है तो यहाँ पे कूलिंग सिस्टम हमें चाहिए।
इस कंपनी की अगर मैं और बात करता हूं तो एक पॉइंट इसमें और ध्यान देख लो, अगर हम चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसने कहीं पे भी बाई किया हुआ, तो मैंने आपको बोल रखा मिनिमम हमें क्या करना, एक स्टॉक में मैक्सिमम 3% अपना लगाना एक ट्रेड में। और ये स्टॉक अगर वहां से 20% डाउन आ गया, जहां पे भी आपने बाई कर रखा है, और एटलीस्ट आपका 20% डाउन है, तो आप इसमें 2 या 3% और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब एक स्टॉक में 5 to 6% हम पैसा लगाएंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। करेक्ट। तो आपने कहीं पे भी इस स्टॉक को बाई किया होगा, जिस भी रेंज में आपने बाई कर रखा है, तो आप देख लेना, अगर आपका 20% अगर डाउन है पोर्टफोलियो का, अगर मान लो इस रेंज की बात करता हूं तो वहां से भी ये ऑलमोस्ट 16-17% है। तो जिसने कहीं ऊपर भी इसको बाई कर रखा है, मान लो इधर कहीं पे भी बाई किया होगा, तो वहां से ये कितना 30 के आसपास है ना, तो 30% ये डाउन है। तो जिसका जो भी 20 मिनिमम 20% डाउन होना चाहिए, अगर मिनिमम 20% डाउन है तो वहां पे आप 2 या 3% और लगा सकते हो, और वो एक अलग अकाउंट में लगाना है। हर वीडियो में इसलिए बोलता हूं, जीरोधा में पहला 3% लगाए तो दूसरा आपका एंजल वन 5 पैसा या जो भी आपके पास अकाउंट है उसमें लगाना। सेम अकाउंट्स में हमें एवरेज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके पास एक ही अकाउंट है तब तो चॉइस है नहीं, और मेरा सजेशन यही है, प्लीज आप 2-3 अकाउंट यहां पे रखो एटलीस्ट। एक आपको एवरेज के लिए रखना, एक में फ्रेश एंट्री वाला, और दूसरा लॉन्ग टर्म वाला। तो 3 अकाउंट तो मिनिमम हमारे होने ही चाहिए, ठीक है। और कुछ कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जहां पे हमें 2 बार एवरेज भी करना पड़ता है, तो 4 अकाउंट मेरे हिसाब से आपके होने चाहिए अगर आप इस मार्केट में काम कर रहे हो तो, ठीक है। ओके, बाकी ओवर द पीरियड जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आप अपने आप ओपन करते जाओगे, बट अगर मेरे हिसाब से मिनिमम 4 से 5 अकाउंट आपको रखने चाहिए। अब इस स्टॉक की बात करता हूं, यहां पे परसेंटेज गेन आपको मैंने बता दिया, और कम रिस्क कोई लेना चाहता तो यहां पे जो रिसेंट वाला हाई है वहां तक आप इसमें ट्रेड ले सकते हो इजीली। कितना परसेंट, अगर 40%, अगर 1 ईयर में 40%, अगर 38 आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो परसेंटेज है 92, अगर मेरा 4 ईयर्स में आ रहा तब भी कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट कितना परसेंटेज हो गया, 20% के आसपास हो रहा है। और ये जो ऊपर जो ऑल टाइम हाई वाला देखा था वो कितना परसेंटेज का गेन था हमारा, 130%। तो 130% अगर 5 ईयर्स में आ रहा तब भी क्या हो रहा है मेरा, 26 के आसपास आ रहा है। तो हमें इतना टाइम यहां देना पड़ेगा, उससे पहले आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लाइफ टाइम हाई की बात कर रहा हूं। जब इसके फंडामेंटल्स देखेंगे ना, तो यहां पे क्या प्राइस था, क्या इसकी सेल्स थी, कितना प्रॉफिट था, और ये काफी कंसोलिडेट रहा ये स्टॉक। यहां पे देखो एक ही फेज में वहां तक, ये जो लाइफ टाइम हाई इसका 18 में बना था कोविड से पहले, वहां तक अब तक नहीं पहुंच पाया स्टॉक। तो जब ऐसा स्टॉक होता तो उसको हमें लाइफ टाइम हाई से होल्ड करके रखना पड़ता है। एटलीस्ट इसमें हम 150 से 200% का गेन हम लेंगे इसमें। ये हमारे अलग अलग ट्रेड होंगे इसमें, ठीक है। ओके, अब यहां से आते हैं इसकी कंपनी के फंडामेंटल्स तो देखेंगे। उससे पहले इसका अगर बिजनेस आपको देखना है तो ये सारे कूलर्स यहां पे ये बनाते हैं। इसमें कॉमर्शियल आपके आ जाते हैं, हाउस होल्ड कूलर्स भी आ जाते हैं, सारे टाइप के कूलर इसके वेबसाइट पे आके देख लेना। ये जो प्रोडक्ट है हाउस होल्ड एयर कूलर्स, ठीक है, इसमें सारी रेंज के आपको कूलर मिल जाएंगे। और इंडिया में गर्मी इतनी पड़ती है, यहाँ पे आपको ये सिस्टम लगा के रखना ही पड़ता है। अभी इनकम इतनी नहीं है कि हर कोई इंसान एसी लगवा ले, है ना। बहुत सारे हैं जो डायरेक्ट एसी लगवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हर कोई इंसान डायरेक्ट एसी नहीं लगा रहा। पहले वो कूलर का यूज़ करेगा, देन उसके बाद में वो एसी में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कॉमर्शियल एयर कूलर्स भी आ जाते हैं। इनका यूज आप देख सकते हो, कॉमर्शियल एयर कूलर्स है, ठीक है। इनका यूज फैक्ट्री, ऑफिसेस, इन सब में ओपन एरिया यहाँ पे यूज होता है, तो फैक्ट्रीज में भी होता है। इसका मतलब ये क्या, ये कंपनी हमारे घरों तक लिमिटेड नहीं है। जितने भी वेयर हाउसेस है, कंपनीज है, इन सब में इनके कूलर्स का यूज होता है। तो देखो एयर कूलर्स है, रेसिडेंशियल कूलर्स है, कॉमर्शियल कूलर, इंडस्ट्रियल एयर कूलर, टावर फैंस है, पर्सनल कूलर है, डेजर्ट कूलर, टावर कूलर एंड पोर्टेबल कूलर्स। तो यहाँ पे इनकी वेराइटी आप देख सकते हो। ये सब जो कूलर है लार्ज स्पेस, ये बड़े बड़े वेयर हाउसेस में यूज होते हैं, ठीक है। वेयर हाउसेस में यूज होते हैं ये कूलर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यहाँ पे इनके कूलर्स का यूज होता है। तो इसका मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक ये अच्छा खासा ब्रांड है। और ये वाटर हीटर्स की अगर बात करता हूँ तो इनमें भी आप ये देख सकते हो, तो इनमें भी ये आगे, गीजर्स में भी आगे, है ना। तो ये इसके प्रोडक्ट्स है। अब इस कंपनी के बारे में और देखना है आपको,
तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये तो इसके प्रोडक्ट हो गए, ये हमने देख लिया। बाकी अगर आपको देखना है तो इसकी यहाँ पे आ जाओ, इसके डॉक्यूमेंट्स पे आना, यहाँ पे पीपीटी पे जाना, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करके आप और इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद में इस कंपनी की अगर बात करता हूं तो 1988 में ये कंपनी स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने बताया वो यहाँ पे यहाँ 97% इसका रेवेन्यू एयर कूलर से ही आता है। और इंफॉर्मेशन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये कंपनी की यहाँ पे देखो, और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ना, तो एक पॉइंट और आपको इसमें मैं बता देता हूँ। ये तो इसके प्रोडक्ट्स है, कमर्शियल कूलर्स है, इंडस्ट्रियल कूलर्स है ना, तो ये जो रेसिडेंशियल कूलर्स है, ठीक है, तो ये रेस्टोरेंट, वेयर हाउसेस, फैक्ट्रीज यहाँ पे यूज होते हैं। देन उसके बाद में नई टेक्नोलॉजी, इनकी ये यूएसपी है, इस कंपनी की यूएसपी क्या है, ये इनोवेटिव एंड एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, ये इनकी यूएसपी है। ब्रांड जबरदस्त है ये। देन उसके बाद में यहां पे और इसकी एक इंफॉर्मेशन और बताता हूं, देखो ऑर्गेनाइज एयर कूलर मार्केट 30% है टोटल 100% है ना अनऑर्गेनाइज्ड। आपने देखा होगा आपके सिटी में या मार्केट में देखते हो और भी कूलर्स, बहुत सारे लोकल कंपनी के भी बहुत सारे कूलर्स आपको बिकते हुए दिखेंगे मार्केट में। तो ये ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दो में बटा हुआ। तो ऑर्गेनाइज्ड 30% है, उस 30% में से 50% तो इसका है, सिम्फनी का 50% है। तो इसका मतलब ये एक मार्केट लीडर है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कोलगेट की, तो कोलगेट अगर ये जो टूथपेस्ट है, इस टूथपेस्ट में 50% शेयर किसका, कोलगेट का है। तो कोलगेट का शेयर अभी बहुत डाउन है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसमें भी आप जाके देख लेना, उसमें भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अभी भी है, ठीक है। तो वैसे ही सिंफनी एक जबरदस्त कंपनी है जिसका ऑर्गेनाइज सेक्टर में 30% है, उसमें से 50% इनका है, ठीक है। और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी तो यहाँ पे सब ब्रांड के पास जाएंगे तो इनकी सेल्स और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, उसमें कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात है नहीं। देन और यहाँ पे देखो इंडिया से 92% इनका बिजनेस आया था 24 में। तो देखो इंडिया से आ रहा ना, तो जितने भी ये टैरिफ लग रहा है, ये सब लग रहा, तो इस कंपनी पे तो कोई इंपैक्ट है ही नहीं। 92% तो यहां से आ रहा है ना, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से ओनली 8% ही आ रहा है। तो ये कंपनी वैसे जाओ तो 60+ कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को ये सेल करती है, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 8% है, इंडिया से 92% है। तो हमें बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उससे उतना मतलब ही नहीं रहेगा कि कितना टैरिफ लगा रहा, क्या लगा रहा, ये 1-2 महीने के लिए होंगे सारी चीजें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, ठीक है। तो इंडियन मार्केट ही इतना बड़ा है ना कि इसको कोई भी खोना नहीं चाहता है। और ये कंपनी तो इंडियन मार्केट में 92% अपनी प्रेजेंस है इसकी, तो ये हमारे लिए और ही ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके कुछ यहाँ पे देख सकते हो ग्लोबल यहाँ पे ब्रांड्स भी है, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी जबरदस्त इस कंपनी की यहाँ पे पकड़ है। कंपनी हैज 30,000+ डीलर्स एंड 1,000+ डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके पास में। इंक्रीज्ड प्रेजेंस फ्रॉम 500 टाउन्स टू 5,000 टाउन्स इन लास्ट 8 ईयर्स। तो 8 ईयर्स में ये 500 टाउन से 5,000+ टाउन्स में इनकी प्रेजेंस हो गई है। और भी इनके लिए स्पेस अभी खाली है, तो वहां पे भी ये अपनी एक्सपेंशन ज्यादा और करने वाले, ठीक है। देन इसके बाद में आप देख सकते हो इस कंपनी के, देखो बड़े बड़े वेयर हाउसेस की मैं बात करता हूं तो विच इंक्लूड्स 40,000 स्क्वायर फीट वेयर हाउस ऑफ अपोलो फार्मा, अमेजन लखनऊ, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, गोदरेज, आरके मार्बल एंड सुप्रीम इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इनके देखो जब बड़े बड़े वेयर हाउसेस एंड कंपनीज, ये जो फैक्ट्रीज है वहां पे इनके प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो ये आपको बता रखा, इसकी यूएसपी क्या बताई थी मैंने, इनोवेटिव एंड एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग सॉल्यूशन। तो जब हम यहाँ पे कूलिंग लगा रहे तो हम भी चाहते हैं ना कि हमारा बिजली बचे, यूनिट कम आए, कॉस्ट हमारी कम पड़े। तो एसी के कंपेरिजन में ये जो यहाँ पे कूलर है इनका यूज ज्यादा करते हैं वेयर हाउसेस में, तो इसकी डिमांड यहां पे रहने वाली है। और इंडिया अभी ग्रो करेगा। चाइना से कितने प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं, तो जब मेक इन इंडिया के
थ्रू जब सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनने लगेंगे बहुत ज़्यादा 2030, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना हुआ नहीं हमारे यहाँ, तो जब हो गए तो और ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगेगी, और ज़्यादा वेयर हाउसेस हो गया, तो क्या इसकी डिमांड कम होने वाली है? क्या बिल्कुल नहीं होने वाली इसकी डिमांड कम। तो ये हमारे घरों और फैक्ट्री, वेयर हाउसेज, रेस्टोरेंट, हर जगह ये कूलिंग सिस्टम यहाँ पे देते हैं। और ये कंट्री ऐसी है यहाँ पे कम से कम 8 से 9 महीने तो गर्मी का सीजन रहता है, तो यहाँ पे हमें कूलिंग सिस्टम चाहिए ही चाहिए एनी हाउ, कैसे भी करके, है ना। तो ये हमारी डिमांड है, पॉपुलेशन इतनी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, और कभी कभी सेल्स कम ज़्यादा होने का बस एक सिंपल सा इनका फैक्टर रहता है। जैसे कोविड आया तो थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा था, लॉकडाउन था तो ओपन नहीं हुआ था, सारा वहाँ पे हुआ होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर मौसम किसी ईयर अगर गर्मी यहाँ पे पड़ती है कम, तो उस समय सेल्स कम हो जाएगी, बट अगर नेक्स्ट ईयर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, और ज़्यादा सेल्स होगी। और अभी आप देख रहे हो गर्मी का मौसम है, और गर्मी में अभी कुछ सालों में गर्मी और तेज़ पड़ने लगी, तो इन एयर कूलिंग सिस्टम की तो हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब आपका सवाल आएगा कि नहीं सर कि ज़्यादा लोग तो एसी की तरफ हो रहे हैं, सिर्फ ठीक है हो रहे हैं, एसी की तरफ हो रहे हैं, पहले कूलर लेके आएगा फिर वो एसी करेगा, कोई डायरेक्ट एसी में जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हमें लाइट की सेविंग चाहिए ना, यूनिट्स भी तो चाहिए ना, कि कितने यूनिट हमारा यहाँ पे खर्च हो रहा है, उस बेस पे कूलर यहाँ पे एयर कूलिंग सिस्टम होते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं हमारे लिए। तो उस हिसाब से हर कोई एसी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो कूलिंग सिस्टम यहाँ पे लगवाएगा है ना। तो ये सब है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा इसका था। अब इसके थोड़े फंडामेंटल से एक बार देख लेते हैं। आरओसी आरओई इसके जबरदस्त है। डेट टू इक्विटी 0.19, आपको बता रखा 0.25 से कम होना चाहिए, तो वो भी ये अच्छा है, तो मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस्ड परसेंटेज बिल्कुल भी इनके शेयर यहाँ पे प्लेस नहीं है। डिविडेंड भी देती है, तो डिविडेंड के लिए हम एनएससी की वेबसाइट पे आ जाएंगे, और यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कब कितना क्या क्या इसने डिविडेंड यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप व्यू ऑल पे जाओगे, पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाएगी इसकी। ठीक है, कब इसका बाईबैक आया था, क्या होगा, बोनस है, जो भी आपको देखना है यहाँ से आप देख सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ, देन आगे चलते हैं हम। आगे इसमें बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। तो जून 25 को जून 24 से कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे 393 के करोड़ में 251 करोड़ आया है। तो इस बार क्वार्टर थोड़ा सा क्या हो गया, इसका खराब आ गया ना, ये जून क्वार्टर इसका खराब आ गया। तो खराब क्यों आ गया, मौसम इस बार जल्दी मतलब मानसून थोड़ा जल्दी आ गया, उसकी वजह से सेल्स पे इंपैक्ट आया, अदरवाइज कोई यहाँ पे इंपैक्ट नहीं है। तो 87 के अगस्त में 26 से ये क्वार्टर बिल्कुल खराब आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन अगर मैं मार्च 25 को कंपेयर करूंगा, यहां से देख सकते हो 332 से तो 381, तो मार्च में जो 57 का जो प्रॉफिट था वो 99 है। तो मार्च क्वार्टर जबरदस्त गया इनका। ठीक है, और लास्ट अगर दिसंबर की बात करता हूं तो दिसंबर भी क्वार्टर यहां से थोड़ा सा कम हुआ है। तो यहां पे देखो मार्च और जून ये दो क्वार्टर इनके अच्छे रहते हैं हमेशा, तो मार्च वाला अच्छा गया, जून वाला थोड़ा सा मौसम की वजह से, बाकी कोई इंपैक्ट नहीं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे आप और देखते हैं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूं तो सेल्स इनकी यहां तक इंक्रीज होती है। ठीक है, देन यहां पे थोड़ा सा डाउन आता, फिर इंक्रीज, देन ऑल टाइम हाई, अगेन यहां तक इंक्रीज होती है, फिर कोविड आता, थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है, देन सेल्स इंप्रूव होती है, देन यहां पे वापस ऑल टाइम हाई आता है, और अगेन थोड़ा सा डाउन होके यहां पे देखो लास्ट ईयर कितने सेल्स हुई, 1576 हाईएस्ट एवर है। 1200 के 1150 से डायरेक्ट कितने पहुंच गए, 1576 करोड़। तो ये सेल्स में जबरदस्त यहां पे जंप देखने को मिला है। और लास्ट अगर मैं यहां पे देखता हूं 4 अगर क्वार्टर्स की बात कर रहा हूं, इन 4 क्वार्टर्स की, तो यहां पे जून वाला खराब क्वार्टर है, बाकी यहां पे देखो 1200 करोड़ के आसपास इनका अभी सेल्स हो चुका है, जो कि मार्च 25 के बाद में हाईएस्ट एवर, यहां पे सेकंड हाईएस्ट एवर सेल्स है। बट अभी 3 क्वार्टर और आने इनके बाकी है। ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हो जो प्रॉफिट है मेरा 312 करोड़ था लास्ट 4 क्वार्टर का, कितना यहाँ पे 218 कहीं पे भी नहीं आया होगा इतना, यहाँ पे एक बार आया था बस, उसके बाद में ये मान लो उसके आसपास, ये तो सेकंड हाईएस्ट एवर यहाँ पे प्रॉफिट है, और सेल्स यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे जंप दिया है। ओके, उसके बाद में नेट प्रॉफिट, हमेशा इनका नेट प्रॉफिट यहाँ प्लस में रहा है, उसमें कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, और प्रॉफिट हमेशा इन्होंने इंक्रीज किए अच्छे खासे, है ना। देन आगे चलता हूं, रिजर्व इसके पास 747 करोड़ है, बोरोइंग 142 142 करोड़ है,
254 हाईएस्ट था बोरोइंग, तो बोरोइंग यहाँ पे कम कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है, तो इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट आएगा वो कंपनी के पास ही रहेगा। देन उसके बाद में आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर 73.42 है, यहाँ पे प्रमोटर ने अपना स्टेक इंक्रीज किया, 73.25 था और यहाँ पे कितना हो गया 73.38 हो गया, ठीक है। और एफआईज की बात करता हूं तो वो भी यहां पे देखो 4% से 6.47 लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया। डीआईज जो 11.41 था वो अभी 8.64 है, वो भी अच्छा खासा परसेंटेज है यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे पब्लिक की बात करता हूं तो 11.49% है, उसमें से पवन जी के पास है 1.75, ठीक है। तो यहां से अगर 1.75 मैं निकाल देता हूं, पॉइंट वालों चलो इनको लेते हैं तो 10% मान लेता हूं मोटा मोटी, तो पब्लिक के पास 10% है, तो 90% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न, अब यहां पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर ने कहां पे इस स्टॉक को और इंक्रीज किया है स्टेक अपना। तो देखो मार्च 23 कहां पे हमारे पास, ये रहा, मैं 5 ईयर्स पे आता हूं एक बार, तो मार्च 23 की मैं बात करता हूं तो देखो मार्च 23 कहां पे आएगा, यहां पे कहीं पे आएगा अपना दिसंबर, जैन, यहां पे देखो फेब, ये रहा, यहां पे मार्च 23 है इस कैंडल पे। देन नेक्स्ट क्या कहां पे था, मार्च से कहां पे गया था, जून वाले क्वार्टर में, तो इंक्रीज हो गया, मार्च से जून, मई, ठीक है, यहां पे जून होगा कहीं पे, अप्रैल, हाँ जून तक था ना, ये रहा देखो यहां पे, ये रहा। तो इस रेंज में प्रमोटर ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, इस रेंज में। ये प्राइस क्या है मेरे पास में 1170 से लेके, और ये रेंज है आपके पास में, अगर इसका बॉटम भी पकड़ लेता हूं तो एवरेज यहां पे 800, मतलब इस रेंज में किया है। अब स्टॉक देखो, क्या जहां पे प्रमोटर ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, क्या प्रमोटर ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, एक सेकंड इसको हटाता हूं, प्रमोटर ने यहां पे अपना स्टेक इंक्रीज किया, उसके बाद इस स्टॉक में एक रैली आती है, कितने परसेंटेज की रैली आती है, इसको हटा देता हूं एक बार, देखो कितने परसेंटेज की रैली आती है। अगर मैं इस टॉप से ही देख लेता हूं इनकेस, तो वहां से भी कितना परसेंट है, ऑलमोस्ट मेरे पास में 57% का, टॉप से ले रहा हूं मैं, 60% का टॉप पे लेने के बाद ही बता रहा हूं, उसके बाद ही प्रमोटर ने अपना क्या स्टेक यहां पे सोल्ड किया, बिल्कुल नहीं, जो पोजीशन है वही यहां पे बरकरार है। इवन उन्होंने यहां पे फिर पोजीशन को अपना इंक्रीज किया हल्का सा, कब, जून 24, देखो जून 24, देखो प्रमोटर यहां पे इतने पे नहीं बेचा, इसका मतलब क्या है, वो इस पे बहुत ज्यादा पुलिस है, और जिस रेंज में ये, उस रेंज से तो बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, उसी रेंज में हमारा स्टॉक अभी एकदम बॉटम मान लो इसके मिड में आ रहा है, तो ये तो हमारे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। देन और इसका एक पॉइंट और देखते हैं हम, जून 24 में स्टॉक कहां पे था, जून 24, देखो जून 24 यहां पे, ये रहा स्टेक, यहां पे होगा, ये रहा जून 24, उसके बाद में कहां था, सितंबर में इंक्रीज कर दिया, जून से सितंबर 24, तो सितंबर 24, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये देखो क्या जबरदस्त है। यहां पे देखो फिर से इस रेंज में और इन्होंने बाई किया है, इसका बॉटम क्या है, यहां पे 1140 से लेके और लगभग में यहां पे 1100 से 1700 के बीच में प्रमोटर ने फिर अपना स्टेक इंक्रीज किया है। इसका क्या मतलब है, 1700 तक प्रमोटर बायर है, 1700 तक प्राइस पे प्रमोटर बायर है। अगर मैं ये मान के चलता हूं प्रमोटर क्या इसी प्राइस के लिए बैठा है, क्या नहीं, उसका तो लॉन्ग टर्म का विजन होता है बहुत ज्यादा, उसको तो मल्टी फोल्ड रिटर्न्स यहां पे चाहिए ही चाहिए। तभी देखो एफआईज ने भी अच्छा खासा यहां पे स्टेक अपना इंक्रीज किया है। ये तो क्या करते हैं, बीच में कम ज्यादा होते रहते हैं, ये भी ट्रेडर ही हैं, तो ये कम ज्यादा अपना स्टेक यहां पे करते रहते हैं। तो एफआईज अच्छे खासे हैं, प्रमोटर्स भी अपना स्टेक इंक्रीज करना, तो हमें बिल्कुल भी यहां पे टेंशन नहीं लेना है। अगर इसी प्राइस पे ये जाता है, ठीक है, तो ये रिटर्न तो हमें इससे ज्यादा और मिलेंगे। अब एक पॉइंट और देख लो, इसमें सारा वैसे तो हो गया, बट एक पॉइंट और बता देता हूं। इसका जो हाईएस्ट एवर वो क्या था, है ना, जनवरी 18 में था। जनवरी 18 में बात करते हैं हम, जनवरी 18 में आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो 18 की मैं बात कर लेता हूं यहां पे, है ना, 18 में सेल्स क्या थी, ऑलमोस्ट 8000 करोड़। अभी
कितनी हो गई, डबल हो गई ऑलमोस्ट। भाई 1500 क्षेत्र मान लो, ये 1600 के आसपास डबल होगी। सेल्स मेरी यहां से डबल हो गई तो प्रॉफिट तो और ज्यादा होगा। प्रॉफिट सेल्स से ज्यादा इंक्रीज होता है। क्यों होता है कि जो मैं रेंट दे रहा हूं, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, एम्प्लॉय है, वो सब ज्यादा इतने इंक्रीज नहीं होते जितना मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होता है ना। तो जो फिक्स खर्चे हैं ना वो मेरे ज्यादा इंक्रीज नहीं होते हैं। अगर सेल्स इंक्रीज हो तो प्रॉफिट एकदम से मेरा इंक्रीज कर जाएगा। करेक्ट। और इस क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे थोड़ा सा आप देख सकते हो मार्जिन में भी इंपैक्ट पड़ा होगा। यहां पे देखो 10% सबसे कम यहां पे मार्जिन मिला, जबकि यहां 26, 12, 20, 22, 17, 18, 15 ऐसे रहता था। यहां पे 9, 7 था, तो 10 से देखो 14, 6, फिर यहां पे इंक्रीज होता हुआ 22 तक 26 आ गया। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट हो गए तो रिजल्ट और भी ठीक आ जाएगा। अब यहां पे देखो प्रॉफिट क्या था, यहां पे मेरे पास में नेट प्रॉफिट था 190। नेट नहीं देखते हम, अगर इसको देख लेते यहां पे मेरे पास क्या था, मार्च 18 में नेट प्रॉफिट था 193, मतलब आपका 200 के आसपास है। यहां पे भी प्रॉफिट अभी ज्यादा इंक्रीज क्यों नहीं हुआ यहां पे, तो यहां पे आप देख सकते हो मार्जिन 28% थे और इस समय मेरे पास ओनली 20% मार्जिन है। तो 8% का यहां पे डिफरेंस आ गया। तो जैसे ही मार्जिन मेरे और थोड़े इंप्रूव होंगे तो ये ज्यादा यहां पे जाएगा। ठीक है। तो प्रमोटर अच्छा खासा अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है, इस रेंज में किया और इस रेंज में किया है। तो हमें मिनिमम ये जो परसेंटेज मैंने बताया ये तो मिनिमम है। ठीक है। अगर थोड़ा और बैठोगे तो 200% का गेन ये मिनिमम हमें दे के जाएगा, इसमें कोई यहां पे दिक्कत नहीं है। तो 20% अगर डाउन है तो आपको 3% और लगाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम बाई कर रहे हो तो ओनली 3% लगाना है। इसमें कोई भी कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, हमें ग्रीडी नहीं बनना है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल हमें डिसिप्लिन से काम करना है। अगर एक ही स्टॉक में हम ज्यादा पैसा लगा देते हैं ना, तब हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। कैसे हो जाती है, अब यहाँ पे देखो जो स्टॉक यहां से टूटा है कितना, 48%। अगर किसी ने पूरा पैसा यहां पे लगा दिया तो 48% डाउन जो पोर्टफोलियो दिखता है ना, तो फिर हमसे होल्ड नहीं होता है और स्टॉक मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। कोई स्टॉक की रैली चली जा रही है तो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डिसिप्लिन से काम करो। 3% एक स्टॉक में लगाना है, किसी में मैं 10%, 15, 20% जो भी मैं बोल रहा हूं उतना डाउन आ रहा तो वहां पे 2-3% और लगा सकते हो, बस उतना ही करना है। डिसिप्लिन में काम करोगे तो बिल्कुल आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं अगर आपने 20-30 ट्रेड्स लिए तो 1 ईयर के अंदर, ऐसा नहीं कि सारी ट्रेड ही आपको वो टारगेट हिट करा के देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कोई भी कोर्स ले लेना, कहीं भी चले जाना, किसी भी चैनल पे, कोई भी 100% टारगेट यहाँ पे हिट नहीं होते हैं। अगर किसी साल आपके 20-50 अगर 30 स्टॉक है तो 20 के आसपास होंगे, 15-20 हो गए, फिर नेक्स्ट ईयर में वो आएंगे टारगेट, हम नई पोजीशन बनाएंगे। तो ऐसे रोटेट होता रहता है। जहां पे प्रॉफिट अपना हुआ, टारगेट हिट हुआ, वहां से एग्जिट किया, जहां अपॉर्चुनिटी है वहां पे हम बाई करेंगे। तो ऐसे करके ये चलता रहता है। इसलिए 2-3 साल 5 साल का टाइम आपसे मांगता हूं किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये इस पे मेरा व्यू था। बाकी आपको स्टडी करने के बाद ही इस पे अपना कोई भी आपको बाई होल्ड सेल जो करना है वो डिसीजन आपका होना चाहिए। तो ये इस पे मेरा व्यू था। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और प्ले लिस्ट में जाके जरूर आप देख लेना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ।